चल पाए सौ की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आगे सामने मौजूद जहां पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या कुछ नई अपडेट सामने आई और इसी के साथ में जिस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जाहिर किया था अंदेशा, दोस्तों वैसा ही हुआ है। राहुल गांधी के साथ में पदयात्रा करते हुए बड़े अधिकारी दिखाई दिए थे, जिसके बाद उनके घर पर छापेमारी की खबर सामने आ रही है। दोस्तों बताएंगे आपको विस्तार से क्या है पूरी अपडेट और साथ साथ भारत जोड़ो यात्रा में शिवसेना के बड़े नेता शामिल हुए और जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार को लेकर उठाए गए सवाल में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों पहुंचने वाले हैं फरवरी में बिहार। बताएंगे आपको क्या है तारीख। साथ साथ दोस्तों किसान आंदोलन के दौरान लोगों की सेवा करने वाले व्यापारी को भारत सरकार ने देश में आने नहीं दिया था, लेकिन अब मोदी सरकार की ओर से ऐसा बयान सामने आया है जिसे जानकर लोग हो गए हैं हैरान। दोस्तों बताएंगे आपको सम्मान भी दिया गया है। साथ साथ बीजेपी के केंद्रीय मंत्री के काफिले पर पत्थरबाजी की खबरें सामने आ रही है, लोगों ने प्रोटेस्ट करके बाहर भेजा है। वहीं पर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को अपना मेयर बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी की मदद चाहिए। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने ठुकराया ऑफर। बताएंगे क्या है मामला। वहीं पर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बड़ी बड़ी हिदायत देने वाली मोदी सरकार में खुद प्रधानमंत्री मोदी रोड शो बिना मास्क के करते नजर आए। दोस्तों बताएंगे इसके बारे में भी अपडेट, एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अगर 21 की 21 पॉलिटिकल पार्टी को अपने साथ में ले आएगी तो देश भर के अंदर बड़ा मैसेज जाएगा और भारत जोड़ो यात्रा सफल हो जाएगी। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जोड़ लिखिएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बीते दिन राहुल गांधी की पद यात्रा सुबह 7 बजे से ही स्टार्ट होने के बाद तकरीबन 5 घंटे लगातार चलती रही और 12 बजे समराला चौक पहुंची लुधियाना के अंदर। उसके बाद दोस्तों विश्राम पर सारे यात्री चले गए हैं। एक बार फिर से आज यात्रा शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि दोपहर तक ही पद यात्रा की गई है। इसके लिए सुरक्षा का कारण बताया गया है। आने वाले दिनों के अंदर पंजाब से ये यात्रा और जोर शोर से आगे बढ़ने जा रही है। इसकी कुछ तस्वीरें आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं बीते दिन की। वहीं पर राहुल गांधी बोले, कहा लुधियाना की इंडस्ट्री के साथ हुआ पक्षपात, मोदी सरकार पर साधा निशाना, जीएसटी और नोटबंदी का एक बार फिर से मुद्दा उठाया। दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पंजाब के अंदर जिस तरीके से स्वागत हुआ है इसको लेकर लोगों को बधाई दी है। दरअसल राहुल गांधी आज लोहड़ी के दिन भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होंगे दोस्तों, क्योंकि पंजाब के अंदर सबसे बड़ा सेलिब्रेशन होता है लोहड़ी और ऐसे में राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि फेस्टिवल के दिन राज्य के अंदर लोगों को कोई समस्या हो, इसीलिए आज यात्रा नहीं निकाली जाएगी। और ऐसे में आप सभी लोगों को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों आप लोग भी लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ आपको बता दें कि 20 दिसंबर 2022 को पूर्व वित्त सचिव डॉक्टर अरविंद माया राम जी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे, लेकिन 23 दिनों के बाद सीबीआई ने उनके घर पर रेड मारा है। दरअसल ये जानकारी सामने आने के बाद सुप्रिया सेनेट ने मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि श्री अरविंद माया राम जी आज से 9 साल पहले वित्त सचिव के तौर पर काम किया करते थे। सुप्रिया सेनेट ने आगे लिखा कि कितनी घटिया बदले की भावना से ग्रसित है आप प्रधानमंत्री मोदी जी, पर सच्चे ईमानदार लोग आपसे डरते नहीं है। यानी दोस्तों उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि जल्द ही छापेमारी की जाएगी और 23 दिनों के बाद वो उम्मीद पूरी हो गई और छापेमारी की गई, क्योंकि देश के अंदर संस्थानों को पूरी तरीके से पंगु बना दिया गया है। पॉलिटिकल ओपोजिशन वाले लोगों को निपटाने के लिए ज्यादा काम करती हुई संस्थाएं नजर आती है बनस्पत अपने सांस्थानिक कार्यों के, जिसके कारण देश की बड़ी बड़ी संस्थानों के भी विश्वसनीयता पर लगातार सवाल खड़े किए जाते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपने मेन सोशल मीडिया हैंडल से एक फोटो तस्वीर शेयर की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रहे हैं और उनके मुंह पर पसीना दिखाई दे रहा है और वो सोच रहे हैं राहुल गांधी के टी शर्ट के बारे में। कांग्रेस पार्टी ने इस पर जो टैगलाइन इस्तेमाल किया है इसमें लिखा है कि सर्दी में गर्मी का एहसास, यानी राहुल गांधी के टी शर्ट को सोचकर प्रधानमंत्री मोदी को पसीना आ रहा है, इस तरीके का बताने की कोशिश की गई है। आप लोग इस पर क्या कुछ राय देना चाहेंगे दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने पर शिवसेना ठाकरे भारत जोड़ो यात्रा का पूरा साथ मिलेगा। जम्मू और उधमपुर में शिव सैनिक भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करेंगे और यात्रा में शामिल होंगे। बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में शिवसेना के प्रमुख मनीष साहनी ने कहा कि पार्टी हाईकमान और राष्ट्रीय सचिव सांसद अनिल देसाई के निर्देश पर भारत जोड़ो यात्रा का मंदिरों के शहर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने पर शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई स्वागत करेगी और यात्रा में शामिल होगी। यानी जम्मू कश्मीर के अंदर शिवसेना भी पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है। दोस्तों एक और बड़ी खबर ये है कि बिहार के अंदर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले हैं। दोस्तों बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा गैर राजनीतिक होने के बावजूद इसका बिहार कांग्रेस को लाभ मिल रहा है। मकर संक्रांति की वजह से इस पर विराम लगा दिया गया है, इसके बाद यह शुरुआत वापस से की जाएगी। दूसरे चरण के यात्रा की खास बात ये होगी कि खुद प्रियंका गांधी इसमें शामिल होंगी। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि 16 जनवरी 2023 को खगड़िया जिले से यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। बिहार में चल रहे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए फरवरी के पहले सप्ताह में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी पटना पहुंचेंगी। राहुल गांधी फरवरी के अंतिम सप्ताह में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। दोस्तों उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के खत्म होते ही इस यात्रा में नया स्वरूप देखने को मिलेगा। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि बिहार में भारत जोड़ो यात्रा को लोगों का खूब समर्थन मिल रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी अपनी
यात्रा श्रीनगर में आकर समाप्त करेगी और पूरे देश भर के अंदर इस यात्रा का प्रभाव देखने को मिलेगा और कांग्रेस पार्टी अलग अलग कस्बों और गाँव तक इस यात्रा को लेकर जाने वाली है। इसकी भी पूरी तैयारी हो चुकी है। वहीं पर श्रीनगर के अंदर किस किस पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने यात्रा से जुड़ने के लिए बुलाया है दोस्तों, इसको लेकर चर्चाएं चल रही थी कि आखिर कौन कौन सी वो पॉलिटिकल पार्टी है जो कांग्रेस पार्टी के आमंत्रण पर भारत जोड़ो यात्रा के समापन स्थल पर पहुंचेगी। आपको बता दें कि पूरी लिस्ट सामने आ गई है कि किन किन लोगों को बुलाया गया है, किन किन पार्टी के नेताओं को बुलाया गया है दोस्तों। सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, शिवसेना, यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे गुट, तेलुगु देशम पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला दोनों का आमंत्रित किया गया है। समाजवादी पार्टी, बीएसपी, डीएमके, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव दोनों को बुलाया गया है। रालोद, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एडीएमके और वीसीके के साथ में आईयूएमएल को बुलाया गया है दोस्तों। वहीं पर केएसएम और आरएसपी को भी कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद ही बुलाया है, यानी व्यक्तिगत तौर पर आमंत्रण भेजा है। देखते हैं इनमें से कितने लोग 30 तारीख को कांग्रेस पार्टी के समापन स्थल पर पहुंचने वाले हैं दोस्तों। साथ साथ आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर एडवर्टीजमेंट का नया मामला सामने आया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार बनने के बाद लगातार प्रचार धुआंधार किया जा रहा है, जमकर पैसे खर्च किए जा रहे हैं। सरकारी प्रचार के बहाने पार्टी का राजनीतिक प्रचार किया जा रहा है, करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। जिसके बाद उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 97 करोड़ रुपए वसूलने का निर्देश दिया है। अब डीआईपी की तरफ से मिले 164 करोड़ के नोटिस से आप तिलमिला गई है, यानी आम आदमी पार्टी तिलमिला गई है दोस्तों। आम आदमी पार्टी को कहा गया है कि वो सारे पैसे दे जो सरकारी एडवर्टीजमेंट के नाम पर पार्टी के प्रचार में खर्च किए गए थे। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का चेहरा चमकाने के लिए पैसा इस्तेमाल किया गया था। ये एक अच्छा कदम है दोस्तों। आप लोग इस पर क्या कुछ राय देना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। लेकिन अन्य पॉलिटिकल पार्टी भी इसी तरीके की चीजें करती है, सरकार होने के कारण अपने मुख्यमंत्री के नाम पर पार्टी का प्रचार करती है। जैसा कि आप लोगों ने गुजरात के अंदर देखा था कि पंजाब की सरकार अपना पैसा देकर आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की तारीफ कर रही थी, गुजरात में प्रचार कर रही थी। वहीं पर केंद्र सरकार ने अमेरिकी व्यवसायी दर्शन सिंह धालीवाल को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से नवाजा है। केंद्र सरकार के तीनों काले कानून का विरोध करने के लिए किसानों ने साल भर का आंदोलन चलाया। किसान आंदोलन के दौरान धालीवाल भारत आए तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनको अंदर नहीं आने दिया गया दोस्तों। अधिकारियों ने उनको वहीं से वापस लौटा दिया। जिसके बाद धालीवाल ने मोदी सरकार की कोई आलोचना भी नहीं की। लेकिन एक बात तय है कि सिंघू बॉर्डर पर किसानों की सेवा करने के कारण उन्हें भारत नहीं आने दिया गया था दोस्तों। इस मामले पर जमकर आलोचना भी की गई थी और अब बड़ी अपडेट आ रही है कि उन्हें केंद्र की सरकार ने प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से नवाजा है दोस्तों। और प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान धालीवाल को वापस लौटाने पर कहा कि भूल हो गई, यानी प्रधानमंत्री मोदी को भी गलती का एहसास हो रहा है। आप लोग इस पर क्या कुछ राय देना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जो बिहार के बक्सर से आ रही है दोस्तों। बिहार के बक्सर के अंदर किसानों के आंदोलन में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, उनके काफिले पर पथराव किया गया है। बता दें कि अश्विनी चौबे मुआवजे की मांग कर रहे किसानों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, लेकिन उनके मौके पर पहुंचने पर प्रदर्शनकारी किसान उग्र हो गए और काफिले के आसपास मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। इसका एक वीडियो सामने आया है जिसको देखकर समझा जा रहा है कि कई लोग विरोध कर रहे हैं और काफिले के पीछे पीछे भाग रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और उसके बाद पत्थरबाजी भी की गई है दोस्तों। बता दें कि केंद्रीय मंत्री चौबे बुधवार को बक्सर चौसा के बनारपुर पहुंचे थे, जहां किसानों के विरोध का उन्हें सामना करना पड़ा है। नाराज किसानों ने उनके काफिले पर पथराव के साथ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। तो इससे पहले आप लोग को हमने मालदा के बारे में बताया था, यानी बंगाल के क्षेत्र मालदा में जब केंद्रीय मंत्री पहुंचे थे तो उन्हें काले झंडे दिखाए गए थे, मुर्दाबाद के नारे लगाए गए थे दोस्तों। मंत्री जी को वहां से वापस लौटा दिया गया था और एक बार फिर से एक और केंद्रीय मंत्री के विरोध की जानकारी सामने आ रही है। वहीं पर चंडीगढ़ के अंदर एक नया मामला फंस गया है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रधान और नगर निगम के पूर्व मेयर सुभाष चावला ने 17 जनवरी को होने वाले मेयर चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका दिया है। चावला ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल पूरे साल पानी पी पी कर कांग्रेस पार्टी को कोसते हैं, राहुल गांधी पर निजी हमले करते हैं। उन्होंने कहा कि छोटे नेताओं के कहने पर कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी अपना स्टैंड नहीं बदल सकती। चावला ने कहा कि दिल्ली के एमसीडी चुनाव में केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी को बहुत भला बुरा कहा है, इसीलिए आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को समर्थन देकर उसका मेयर बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता और भाजपा को तो समर्थन देने का कोई दूर दूर तक चर्चा भी नहीं है। यानी चंडीगढ़ नगर निगम के अंदर बड़ा मामला फंस गया है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी जिसके साथ दिखाई देगी उसी का मेयर बनेगा, या तो भाजपा का बनेगा या आम आदमी पार्टी का बनेगा। और कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया है कि इस बार दोनों में से किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं किया जाएगा। एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के पास मेयर पद को लेकर पूरी शक्ति है कि वो किसी का भी मेयर बनवा सकते हैं। देखें दोस्तों किसका मेयर बनता है इस बार के नगर निगम चुनाव में। वहीं पर बीजेपी आरएसएस पर फिर से भड़के सपा के सांसद वर्ग, कहा मोहन भागवत हो या प्रधानमंत्री, हमें सिर्फ अल्लाह से डर लगा है। यूपी के संबल
से सपा के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने बुधवार को कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी, मुसलमान किसी से नहीं डरते, हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, किसी से नहीं और डरते। मुसलमान नंबर 2 नहीं नंबर 1 और हमेशा नंबर 1 रहेंगे। हमें जिसने पैदा किया है हम सिर्फ उसी से डरते हैं। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा दिए गए बयान पर अब इस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। साथ साथ दोस्तों बिहार के अंदर जातीय जनगणना को लेकर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर नई याचिका दाखिल की गई है। यानी 2 दिन पहले एक याचिका दाखिल की गई थी, एक बार फिर से नई याचिका दाखिल की गई है जिस पर सुनवाई 20 जनवरी को होने वाली है। दोस्तों देखते हैं कोर्ट की ओर से क्या फैसला लिया जाता है, क्योंकि बिहार के अंदर जातीय जनगणना काफी अहम मुद्दा होने वाला है। राज्य के अंदर बीजेपी इसी मुद्दे को लेकर फंस चुकी है। 2024 के चुनाव में ये बड़ा मुद्दा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ साथ दोस्तों बिहार के मंत्री के द्वारा भगवान राम को लेकर दिए गए बयान पर अब एक बाबा ने धमकी देते हुए जीव काटने वाले को करोड़ों रुपए देने की बात कही है, जिस पर समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये ढोंगी आदमी अक्सर गर्दन काटने, जीव काटने, जल समाधि लेने की ऊल जुलूल बातें करता है। यूपी पुलिस संज्ञान ले क्यों नहीं कार्रवाई करती है? यूपी की पुलिस यही बात दूसरे मजहब के लोग बोल देते तो फौरन आत्मनिर्भर सरकार का बुलडोजर गरजने लगा। वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटका के हुबली पहुंचे थे दोस्तों, और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी रोड शो कर रहे थे और अचानक से एक युवक प्रधानमंत्री मोदी को अपनी माला देने के लिए आ गया और प्रधानमंत्री मोदी गेट पर खड़े थे गाड़ी के। सुरक्षा बलों ने उस व्यक्ति को पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री तक वो पहुंच गया और बाद में प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में माला देकर आया और उनका अभिवादन करने लगा। जिसके बाद दोस्तों सुरक्षा में सेंधमारी का ये मुद्दा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति की सुरक्षा को लेकर क्या ऐसे कोताही बरती जाएगी कि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री के सामने ऐसे आ जाएगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है दोस्तों, लेकिन उससे बड़ा सवाल तो विपक्ष ने उठाया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जिस रोड शो में गुजर रहे हैं दोस्तों, उस रोड शो के अंदर लोग भारी संख्या में जरूर दिखाई दे रहे, लेकिन किसी ने मास्क नहीं पहन रखा और सब एक दूसरे से सटे हुए दिखाई दे रहे हैं। जिसके बाद ओपोजिशन के लोगों ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्रिमंडल को केवल कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में ही कोरोना फैलता दिखाई देता है। स्वास्थ्य मंत्री राहुल गांधी को लेटर लिखकर कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करने की हिदायत देते हैं। क्या प्रधानमंत्री को इस तरीके की हिदायत नहीं दी जाएगी कि रोड शो करने से पहले उन्हें मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना चाहिए और उसके बाद रोड शो करना चाहिए? क्या कोरोना के गाइडलाइंस का नियम विपक्षी पार्टी और भारत जोड़ो यात्रा पर लागू होता है, प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो पर लागू नहीं होता? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। वहीं पर जयललिता अगर जिंदा होती तो राज्यपाल मार खाए बिना सदन से बाहर नहीं निकलते। ये टिप्पणी की है डीएमके संगठन के सचिव और नेता आर.एस. भारती ने। उन्होंने बोला कि यदि पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता जीवित होती तो बिना पीटे नहीं निकल पाते। हाल ही में उन्होंने अपने बयान में अप्रत्यक्ष तौर पर राज्यपाल की तुलना बिहार के प्रवासी मजदूर से की थी जो तमिलनाडु के अंदर पानी पूरी बेचते हैं। उन्होंने तब दावा किया था कि राज्यपाल का काम उस कार्यकर्ता से अलग नहीं है जो दावत के पश्चात केले के पत्ते को साफ करता है, उसे विधानसभा भाषण के चलते अपनी राय बताने का अधिकार नहीं है। संगठन के सचिव ने कई और बातें कही है दोस्तों। कुल मिलाकर राज्यपाल को लेकर भी अब तीखी टिप्पणियां की जा रही है। वहीं पर बिहार के अंदर जातीय जनगणना का विरोध करने वालों पर आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी का निशाना। तिवारी ने कहा कि आखिर जातीय सर्वेक्षण का विरोध कौन लोग कर रहे हैं? बिना बीजेपी का नाम लेते उन्होंने आरोप लगाया है कि उसका विरोध उन लोगों की ओर से हो रहा है जो अपनी संख्या के अनुपात से कहीं ज्यादा जगह पर कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। साथ साथ दोस्तों उज्बेकिस्तान के अंदर बच्चों की मौत का जो मामला सामने आया था उस पर WHO ने भारतीय कफ सिरप में विषाक्त पदार्थ होने की बात कही है, यानी जहर वाला पदार्थ होने की बात कही है। दिसंबर 2022 में उज्बेकिस्तान ने दावा किया है कि भारतीय कफ सिरप पीने से उसके देश के अंदर कथित तौर पर 18 बच्चों की मौत हो गई। सिरप के निर्माता कंपनी मैरियन बायोटेक कंपनी थी दोस्तों। अब स्वास्थ्य संगठन की ओर से कंपनी के 2 कफ सिरप के खिलाफ चेतावनी जारी की गई है। इस पूरे मामले पर भारत की छवि भी खराब हुई है। भारत सरकार सामने आकर इस मामले पर कार्रवाई जरूर करे दोस्तों, जिससे कम से कम भारत की छवि को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे और दुनिया के अंदर एक मैसेज जाए कि अगर इस तरीके की कोई चीज हुई है तो भारत अपने कानून के तहत उन लोगों को सजा दे रहा है। आप लोग की जो कुछ भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने गुरुवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के दावे का खंडन किया है कि संसद सर्वोच्च है। चिदम्बरम ने ट्वीट करते हुए कहा है कि राज्यसभा के माननीय सभापति का ये कहना गलत है कि संसद सर्वोच्च है, संविधान है जो सर्वोच्च है हमारे यहाँ। कांग्रेस पार्टी के नेता के बयान धनखड़ की बुधवार की वह टिप्पणी के बाद आया है जिसमें राज्यसभा के सभापति ने कहा था कि लोकतंत्र का स्तर लोगों के जनादेश के प्रसार और उनके कल्याण को सुरक्षित करने में निहित है। संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियां किसी अन्य प्राधिकरण के अधीन नहीं है बल्कि लोकतंत्र की जीवन रेखा है। ये बात उपराष्ट्रपति ने जयपुर के 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में कहा था दोस्तों। कुल मिलाकर वो ये कहना चाह रहे थे कि सदन जो चाहे वो फैसला ले सकता है, संविधान में जो चाहे बदलाव ला सकता है, संसद की पावर अनलिमिटेड है, संसद हमारे यहाँ जो चाहे निर्णय ले सकती है। लेकिन कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में स्पष्ट कर दिया था कि संसद के पास
पास मात्र उतनी पावर है जिससे संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन न हो। जब तक संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं होगा तब तक संविधान में किसी भी तरीके का बदलाव संसद कर सकता है, लेकिन जैसे ही संविधान की मूल भावना को ठेस पहुंचाने के आधार पर कोई संशोधन किया जाएगा तो उसका संशोधन मान्य नहीं होगा। यानी दोस्तों, लोकसभा की पावर को कोर्ट ने अनलिमिटेड नहीं माना। कोर्ट का कहना था कि संविधान की मूल भावनाओं के आधार पर ही संशोधन हो पाएंगे। इसी को लेकर जगदीप धनखड़ काफी ज्यादा उखड़े हुए दिखाई दिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बयान पर अपनी ओर से ही पलटवार किया है। सच दोस्तों, केरल के अंदर सीएम पद की उम्मीदवारी पर चर्चा फिलहाल ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की सख्ती के बाद थरूर ने यह बयान दिया है। शशि थरूर ने कहा कि विधानसभा चुनाव 3 साल दूर है, उससे पहले 2024 में लोकसभा का चुनाव है। विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी और जनता तय करेगी कि क्या करना है। हालांकि बड़ा संकेत देते उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में हमें हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए और सीएम बनने को लेकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अभी चुनाव हमारे ज्यादा नजदीक नहीं आए हैं। वहीं पर दोस्तों, साल 1999 था जब बीजेपी की नेता सुषमा स्वराज ने कर्नाटक के बेल्लारी से कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। सुषमा स्वराज चुनाव हार गयी, लेकिन यहाँ उन्हें मिले गली करुणाकर रेड्डी, गली जनार्दन रेड्डी और गली सोमशेखर रेड्डी, जिसके बाद सुषमा स्वराज 10 साल तक लगातार कर्नाटक आती रही और वारा महालक्ष्मी पूजा में शामिल होती रही दोस्तों। जिसके बाद जनार्दन रेड्डी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बन गए, लेकिन धीरे धीरे जनार्दन रेड्डी और बीजेपी के रास्ते अलग हो गए और अब जनार्दन रेड्डी ने बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई है जिसका नाम उन्होंने रखा है नई पार्टी कल्याण राज्य प्रगति पक्ष KRPP। चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद उन्होंने बीजेपी की स्थिति को काफी कमजोर कर दिया है। यानी भारतीय जनता पार्टी के जितने बागी नेता होंगे सारे इनकी पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ेंगे और ये सबसे बड़ा मामला बन जाएगा दोस्तों। और राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी को बड़ा फायदा मिल सकता है। साथ साथ आपको बता दें कि जोशी मठ खिसक रहा है, सरकारी ड्रिलिंग अभी भी जारी है। सीएम के आदेश के बावजूद ये प्रोजेक्ट चालू है दोस्तों। SDM बोले कहा सेना के लिए सड़क बना रहे हैं। यानी अलग अलग तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। वहीं पर मध्य प्रदेश आएंगी प्रियंका गांधी। गणतंत्र दिवस से कांग्रेस पार्टी नई यात्रा शुरू करने जा रही है, नया कैंपेन शुरू होने जा रहा है। प्रमोद तिवारी बोले कहा अब नहीं चलेगा ऑपरेशन लोटस, इस बार हम मध्य प्रदेश के अंदर इतना बड़ा बहुमत हासिल करेंगे कि भाजपा के लोग सपने में देखेंगे कि कैसे कमल ऑपरेशन चलाना है। साथ दोस्तों, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी का पहला दाव, सरकार बनने पर 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्यव्यापी प्रजा ध्वनि यात्रा शुरू कर दी है। DK शिव कुमार और सिद्धरमैया अपनी अपनी यात्रा लेकर आगे निकल चुके हैं। सिद्धरमैया उत्तर कर्नाटक में यात्रा कर रहे हैं तो DK शिव कुमार दक्षिण कर्नाटक की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। DK शिव कुमार ने 200 यूनिट मुफ्त में बिजली देने का ऐलान करके कहीं न कहीं एक बड़ा कार्ड खेला है दोस्तों। वहीं पर यूपी में कांग्रेस पार्टी की यात्रा में अखिलेश यादव शामिल नहीं हुए थे, लेकिन अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR की ओर से एक बड़े रैली का आयोजन किया गया है 18 जनवरी को, जिसमें अखिलेश यादव को बुलाया गया है। देखते हैं अखिलेश यादव पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते। वहीं पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने मुस्कुराते हुए बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी की मांग को ठुकरा दिया। बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने 2007 में सेतु समुद्रम शिप चैनल प्रोजेक्ट के खिलाफ अपनी प्ली में राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने का मुद्दा उठाया था। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्वामी को नकारते हुए केंद्र सरकार को फरवरी के पहले सप्ताह तक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। स्वामी ने CGI से कहा कि विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने 12 दिसंबर को ही हलफनामा दायर करने का वादा किया था, जिसके बाद CGI ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ देखते हुए बोले कि सॉलिसिटर साहब सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि राम सेतु मामले में जवाबी हलफनामा दायर करने का अपना वादा आपने पूरा नहीं किया। इस पर तुषार मेहता ने जवाब देते हुए कहा कि हलफनामा तैयार हो रहा है, इस पर चर्चा जारी है, फरवरी के पहले सप्ताह तक मोहलत दीजिए। यह सुनते ही स्वामी की तरफ से जवाब आया। उन्होंने मेहता को लेकर कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि हलफनामा तैयार है, अब कह रहे हैं कि तैयार है। यह कैबिनेट से जुड़ा हुआ मामला है तो क्या मैं कैबिनेट सेक्रेटरी को तलब करने की गुजारिश कर सकता हूं? जिस पर चंद्रचूड़ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कहा नहीं, हम फरवरी के पहले सप्ताह तक जवाबी हलफनामा दाखिल करने का वक्त देते हैं, दूसरे सप्ताह में सुनवाई करेंगे। इस पर स्वामी ने आग्रह किया कि पहले नवंबर फिर एक बार फिर से नई तारीख दी जा रही है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हंस दिए। दोस्तों, कुल मिलाकर ये मामला काफी गंभीर है और भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स से भी जुड़ा हुआ है। तो आने वाले दिनों के अंदर सारी बड़ी अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। वहीं पर रामचरितमानस विवाद को लेकर शिक्षा मंत्री के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। बिहार के मंत्री चंद्रशेखर ने एक विवादित बयान दिया। नीतीश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ क्या अखिलेश यादव नजर आएंगे? दोस्तों, 21 राजनीतिक पार्टियों को बुलाया गया है, अखिलेश यादव को भी बुलाया गया है। उम्मीद है कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे के बुलावे पर जरूर पहुंचेंगे। 30 तारीख को कांग्रेस पार्टी समापन समारोह करने जा रही है श्रीनगर में। साथ साथ कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर के पास नंदी पहाड़ियों में सदगुरु के ईसा फाउंडेशन के द्वारा 15 जनवरी को आदि योगी शिव की प्रतिमा का अनावरण किया जाना था। याचिका में आरोप लगाया गया कि परिस्थितिक रूप में संवेदनशील इलाके एक वाणिज्य उद्यम स्थापित किया जा रहा है। सरकार ने इस उद्देश्य के रूप के लिए अवैध रूप से भूमि आवंटित
आवंटित की है और इस पर दोस्तों अभी तक रोक लगा दिया गया है। देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर क्या कुछ फैसला लिया जाता है। वहीं पर जोशी मठ के कार्य को लेकर एसडीआरएफ की 8 टीम लगाई गई है। सेना को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है, यानी काफी संघर्ष के बाद अब लोगों की आवाज सुनी जा रही है। वहीं पर मुसलमानों के खिलाफ हिंसा के लिए उकसा रहे हैं मोहन भागवत। विपक्ष ने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य में दिए एक इंटरव्यू को लेकर ये बात कही है। साथ दोस्तों बीजेपी के विधायक और लखीमपुर जिला अध्यक्ष का थाने में हंगामा, पुलिस पर बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया गया है। वहीं पर त्रिपुरा के अंदर चुनावी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए पहुंचे चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, उनके नेतृत्व में चुनाव आयोग की टीम भी त्रिपुरा पहुंची है। जल्द चुनाव की घोषणाएं भी हो सकती है दोस्तों। साथ दोस्तों अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। हमारे साथ जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।